नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। हमारी खास पेशकश सिटी का सरताज कौन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। निकाय चुनाव पहले चरण के मतदान के बाद पार्टियां दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेज कर दी है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है, लिहाजा सियासी समीकरण भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 मई को 38 जिलों में होगा। वहीं 13 मई को दोनों चरणों के मतदान के नतीजे आएंगे। दूसरे चरण के लिए हर पार्टी अपनी पूरी दमखम लगा चुकी है। यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण में गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, कानपुर नगर और अयोध्या नगर निगम में चुनाव होना है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में यूपी के 38 जिलों में वोटिंग होगी। 7 नगर निगमों में महापौर पद पर 90 उम्मीदवार मैदान में हैं। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पदों की अगर बात करें, कुल पद 1150 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं नगर पालिका परिषद के सदस्य के पदों की अगर बात करें तो 14,313 उम्मीदवार चुनावी मैदान में टाल ठोकते नजर आ रहे हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष के पदों की अगर बात करें तो 3,492 और इसके अलावा बात करते हैं दूसरे चरण के जिलों की तो मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, हाथरस, कासगंज, एटा, अलीगढ़, कानपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर जिलों में 11 मई को मतदान होगा। बात करें 7 नगर निगमों में जहां पर महापौर पद के लिए चुनाव होने वाला है। बात करते हैं अयोध्या मंडल की। आज तो किस तरीके से यहां पर चुनाव होने हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। हापुड़ में खूब गरमाई सियासत और अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार किस तरीके से चुनाव हो रहे हैं। अगर बात किया जाए बीजेपी की तो बीजेपी पूरी जोर आजमाइश कर रही है। 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होगा और इस मतदान की अगर बात करें तो यहां पर सभी पार्टियां पूरी जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही हैं। निकाय चुनाव के समीकरण की अगर बात करें, नगर पंचायत अध्यक्षों पदों की अगर बात करें 3,492 प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर 7 नगर निगमों में कुल 90 महापौर प्रत्याशी हैं। नगर पालिका परिषद की बात करें तो 1125 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। नगर पंचायत अध्यक्षों पदों की बात करें 3,492 प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। और ये आंकड़े आपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में इस बार ये देखना होगा कि क्या कमल खिलता है या साइकिल मजबूत होता है या हाथी तेजी से आगे बढ़ता है। इस बार आम आदमी पार्टी ने भी अपना किस्मत आजमाइश की है। देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश में क्या आम आदमी पार्टी जिस तरीके से सियासी जमीन तलाश रही है उसको लेकर अब देखना यह होगा कि आम आदमी पार्टी को क्या वास्तव में कुछ वोट बैंक मिलते हैं या नहीं। बहरहाल अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो लगभग 22 जगह पर उन्होंने रैलियां की हैं। 22 और दोनों डिप्टी सीएम ने भी लगातार चुनावी मैदान में रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात किया जाए तो लगातार चुनावी मैदान में उतरे। और इसके अलावा अखिलेश यादव की अगर बात किया जाए तो 5 जनसभाएं अखिलेश यादव ने की है। अब देखना यह होगा कि क्या चुनावी माइलेज मिलता है, किस तरीके से जनता के बीच में क्या कुछ पैठ बन पाती है। बहरहाल अब सभी सियासी पार्टियां दम दिखा रही हैं। और योगी ने अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लें तो 22 जिलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए हैं। वहीं अगर पहले चरण की बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात किया जाए तो सहारनपुर, शामली, अमरोहा, बरेली, उन्नाव, लखनऊ, मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी, ये पहले चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए। वहीं दूसरी चरण की अगर बात कर लें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, सिद्धार्थनगर, बस्ती, सुल्तानपुर, अयोध्या, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, अलीगढ़, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, मिर्जापुर, कानपुर, बांदा, चित्रकूट में दूसरे फेज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए गए। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात कर लें दूसरे चरण की तो वो मिर्जापुर, अलीगढ़, कासगंज, एटा में तो ये
तो निकाय चुनाव में किस तरीके की स्थिति रहने वाली है, तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्येंद्र सिंह, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है। रवि श्रीवास्तव सुल्तानपुर से, बहुत बहुत आपका भी स्वागत। ज्योति जायसवाल अयोध्या से हमारी सहयोगी जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। दिलीप अमेठी से, रविंद्र पटेल बाराबंकी से जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले ज्योति आपके पास आना चाहूंगा, क्या सियासी गणित जो है कैसी है और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, पहले दर्शकों से ये साझा करें। बिल्कुल, देखिए अयोध्या जो है वो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। अयोध्या की अगर बात होती है तो बीजेपी के का ही लोग नाम लेते हैं। अब बीजेपी शुरुआत से लेकर आखिर तक अपनी पूरी ताकत जो है अयोध्या में झोंक दिया उन्होंने। इससे पहले ब्रजेश पाठक आए, उन्होंने जनसभाएं की। उसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आए, उन्होंने भी अपनी जनसभाएं की। और साथ ही साथ खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ 2 बार अयोध्या आ चुके हैं। प्रभुत्व सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। तमाम ऐसे जनसभाएं की जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक। एक अलग रणनीति इस बार अयोध्या में देखने को मिल रही है। सीएम योगी ने भी जब प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन था तो उन्होंने अपने मंच से उद्बोधन करते हुए कहा था कि इस बार हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे, क्योंकि हम इस बार अयोध्या की जो थे महापौर की उसके लिए हमने एक महान एक संत को चुना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ट्रिपल इंजन की सरकार हम बनाएंगे। और साथ ही साथ अगर बात करें तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी कल अयोध्या में जनसभा कल रोड शो था। उन्होंने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वो राम विरोधी हैं, राम विरोधी अयोध्या कैसे आ सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के से कोई भी स्टार प्रचारक अयोध्या नहीं आया। समाजवादी पार्टी के जो मेयर पर प्रत्याशी हैं आशीष वो खुद ब खुद अपनी सारी रैलियां जनसभाएं खुद करते आए। और चलिए ठीक है, रविंद्र आपके पास आना चाहूंगा। रविंद्र आप ये बताइए कि किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ सियासी गणित है? रविंद्र आप तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है, रवि आपके पास आना चाहूंगा कि अगर सियासी गणित की बात करें तो क्या कुछ सियासी गणित है? चलिए ठीक है, आपके पास भी आवाज नहीं आ रही, फिर से आपके पास आऊंगा। तो सत्येंद्र सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। सत्येंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से इस निकाय चुनाव को आप देख रहे हैं, आपका क्या विश्लेषण है, पहले दर्शकों से यह साझा करें। रविंद्र जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। सत्येंद्र जी मेरा एक सवाल आपसे, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, इस निकाय चुनाव को किस तरीके से आप देख रहे हैं, एक विश्लेषण चाहते हैं आपसे। देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये जो हमारा अभी जो इलेक्शन हो रहा है, बाई इलेक्शन है, मतलब ये जो लोकल लेवल का इलेक्शन है, ये 2024 के इलेक्शंस के संदर्भ में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। और एक प्रकार से ये आप समझ लीजिए कि प्री टेस्ट है ये जी। जो अभी हमने लखनऊ में और बाकी जगहों पर देखा था कि जो चुनाव हुए थे, हालांकि उसमें एक प्रश्न चिन्ह जरूर आया था कि बहुत कम वोटिंग हुई थी, लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं बात ये भी निकल के आती है कि जो बाकी के जो अन्य हैं, जैसे अभी आपका अयोध्या मंडल है और बाकी मंडल हैं, तो वहां अभी चुनाव होने जा रहे हैं। और वहां पे जो जिस तरह से चीजों का परिवर्तन होते हुए हम देख रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अयोध्या में आप देख रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के जो नेता थे मनोज जायसवाल साहब, वो अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। कहीं ना कहीं हम उनको एक अच्छा पद महसूस कर सकते थे कि उनको जब सभा से अगर वो जीतते तो उनको एक अच्छा पद मिल सकता था, लेकिन क्योंकि टिकट नहीं मिला तो वो अपने अच्छे खासे समर्थकों के संख्या के साथ में बीजेपी में शामिल हो गए। तो एक बड़ा झटका है चुनाव से एन पहले समाजवादी पार्टी के लिए। हालांकि वो उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे ये उनका अपना है, हाँ। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे अगर आप जाएं, ग्राउंड लेवल पे जाएं, तो जो जायसवाल साहब थे उनका बहुत बड़ा मतलब एक प्रभावी संगठन है और बहुत सारे दुर्गा पूजा समितियों के साथ वो काम करते हैं, तो उनका जनाधार बहुत मजबूत था जी। तो उनको ऑब्वियसली बीजेपी में आने से काफी हद तक फायदा मिलेगा। और जहां तक आप अभी बात कर रहे थे कि आदित्यनाथ जी और जो डिप्टी सीएम हैं वो अलग अलग जगहों पर जाके चुनाव का प्रचार करते रहे हैं, और उसके सापेक्ष अगर हम देखें तो अन्य पार्टियों का चुनाव में प्रचार
कहीं ना कहीं हमने थोड़ा सा कम ही दिखाई देता है ग्राउंड लेवल पर पहुंचते हुए, तो उसका भी असर डेफिनेटली कहीं ना कहीं पड़ता है। ठीक है, रवि आपके पास आना चाहूंगा। अगर आप बात किया जाए कल की, तो किस तरीके से तैयारियां की गई हैं? क्या कुछ सियासी क्या सियासी गणित है सुल्तानपुर के दर्शकों को बताएं। रवि आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। चलिए, रवि की आवाज नहीं आ रही। ज्योति, आपसे जानना चाहूंगा कि अगर कल की बात किया जाए 11 तारीख की, तो सभी सियासी पार्टियों ने दम खम लगा दिया है। क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है अयोध्या में? जी बिल्कुल, देखिए सभी पार्टियों ने जोर लगा दिया है कहीं ना कहीं इलेक्शन जीतने के लिए। प्रचार प्रसार कल शाम को थम गया है। और अगर अयोध्या की बात करें तो जो 41 नई ग्राम सभाएं जुड़ी हैं, कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के लिए ये बड़ा टास्क होगा, बड़ी चुनौती होगी। चूंकि इससे पहले नगर निगम में वो 41 ग्राम सभाएं नहीं जुड़ी। और साथ ही साथ अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में जो व्यापारी नाराज है, कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के लिए ये भी एक चुनौती होगा। बीजेपी से लोग नाखुश दिख रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, व्यापारी हमसे मिलना नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो 41 ग्राम सभाएं नहीं जुड़ी हैं और नाराज जो यहाँ पे व्यापारी हैं, तो सभी पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं वो एक चुनौती होगी। और साथ ही साथ अगर बात करें अयोध्या में प्रचार प्रसार की, तो सभी पार्टियां तो जो तरीके से अपने आप को जनता के सामने रख रही हैं, पूरा शक्ति प्रदर्शन करना देखने को मिला। सभी पार्टियां अपनी अपनी तरीके से शक्ति प्रदर्शन और शाम को चुनाव प्रचार प्रसार करने के बाद ही सभी पार्टियां अब सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पे है कि 11 तारीख को मतदान होने हैं, जनता का मन कैसे वो अपनी ओर रिझाएं। और साथ ही साथ अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी भी इस बार अगर चुनाव की अगर बात करें अयोध्या की, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी बढ़ चढ़कर अपने आप को बता रही है कि इस बार अयोध्या की जो जनता है उनको चुनेगी। तो ऐसे में देखने को इस बार का जो चुनाव होगा। चलिए, ठीक है ज्योति। रवि, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? रवि, आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है कि रवि तक आवाज नहीं पहुंच रही है। तो सत्येंद्र जी, आपसे एक बात ये जानना चाहता हूं कि देखिए, इससे पहले आपने भी देखा होगा, इस बार जितना निकाय चुनाव को तवज्जो दिया जा रहा है, जितना सीरियसली लिया जा रहा है, क्या इससे पहले कभी आपने देखा ऐसा होता था? देखिए, आपका चुनाव का पूरी जो प्रक्रियाएं देखेंगे, ये लगातार जब से भाजपा आई है 2014 के बाद से आप देखेंगे तो ये लगातार अभी इलेक्शंस में बहुत फोकस करती है। उदाहरण के तौर पे आप हैदराबाद का निकाय चुनाव भी देख लीजिए तो गृह मंत्री तक वहां पहुंच जाते हैं एक स्थानीय निकाय के चुनाव में। तो ये कहीं ना कहीं, चाहे वो स्थानीय हो, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, हर इलेक्शंस को बहुत फोकस करते हुए ये लोग देखते हैं और बहुत शिद्दत से उस पर काम करते हैं। तो इसकी वजह से, और दूसरा इनका जो मीडिया है, मीडिया कवरेज जो आज की तारीख में मिल रहा है, उसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आपने देखा होगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर्नाटका में रैली कर रहे थे और रैली ऑब्वियसली उनका कहीं ना कहीं कर्नाटका चुनाव के मद्देनजर था। लेकिन जिस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया आज की तारीख में है, और हम ये देखते हैं कि हाँ, उसका जो इम्पैक्ट है, मतलब अगर वहां पे मोदी साहब कोई भाषण देते हैं और नड्डा साहब किसी और क्षेत्र में भाषण देते हैं और अमित शाह जी कहीं और भाषण देते हैं, तो लोगों को कहीं ना कहीं वो कनेक्शन मिलता है कि हाँ, इनके इतने सारे नेता हैं जो देश के अलग अलग कोनों में जाके और एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। उसके सापेक्ष क्षेत्रीय पार्टियों का कहीं ना कहीं हम उसका रुझान देखें या उनका बहुत ज्यादा ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों से इंटरेक्शंस माने या उनके वक्तव्यों को, उनके भाषणों का, उनके मुद्दों को उठाने का कोई कवायद है, उसको बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं तवज्जो नहीं मिल पाती है आज की तारीख में। तो ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो कि इलेक्शंस में एक मेजर रोल प्ले कर रहा है जब से डिजिटाइजेशन हुआ है। और कहीं ना कहीं आपने जो प्रश्न किया कि हाँ, कितनी शिद्दत से लोग इसमें इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो पार्टिसिपेट करते भी हैं और उसका मीडिया वाइब्रेशंस बहुत तेजी से तैयार होता है, जो कि एक नया दृष्टिकोण पैदा करता है। ठीक है सत्येंद्र जी, इससे पहले होता था कि राष्ट्रीय चुनाव होता था या प्रादेशिक चुनाव होता था तो पूरी जोर आजमाइश की जाती थी, लेकिन इस बार देखने खुद मुख्यमंत्री भी चुनावी मैदान में आ गए हैं, दोनों डिप्टी सीएम आ गए हैं, बीजेपी के तमाम जो दिग्गज हैं वो चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो मैं तो कह ही रहा हूँ कि वो बिल्कुल जो चुनाव है
इसके अंदर में जनता के साथ एक संपर्क का एक बड़ा अच्छा माध्यम बनता है। जी। भले ही वो आपके 8 महीने बाद 9-10 महीने बाद आपको दूसरा इलेक्शन होगा, तो अभी से उसके लिए वो पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। ठीक है। तो इसमें जो नेताओं का आना और मुद्दों को उठाना, जिसमें आप कहीं ना कहीं आप बिल्कुल। तमाम ऐसी चलिए बुलडोजर की सत्येंद्र जी, मैं कार्यवाही आपके को पास देखा। आऊंगा। मेरे सहयोगी दिलीप अमेठी से जुड़ गए हैं। दिलीप, अगर अमेठी की सियासत की बात किया जाए निकाय चुनाव को लेकर, किस तरीके से सियासी गणित है, क्या कुछ सेट किया गया है इस बार? बिल्कुल सौरभ, आपको बता दें कि अगर अमेठी की बात की जाए तो अमेठी का नाम आते ही जो राजनीति की जो खुशबू है वो महकने लगती है। अमेठी हमेशा से गांधी परिवार का गढ़ रहा, हमेशा से वीवीआईपी जनपद में शुमार रखता है। चुनाव चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या फिर निकाय चुनाव हो, हमेशा से अमेठी ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। पूरे देश की जो निगाहें हैं वो हमेशा से अमेठी के चुनाव पर टिकी होती हैं। अगर मौजूदा निकाय चुनाव की बात करें तो दूसरे चरण में जो है कल मतदान होना है। चुनाव प्रचार सभी पार्टियों का थम गया है। अब कल जो है जो भी प्रत्याशी हैं उनकी जो भाग्य का फैसला है, उनकी किस्मत का जो फैसला है वो जो है बिल्कुल। दिलीप, आपने कहा कि गांधी परिवार का महक अमेठी में रहता, न तो इस बार सोनिया गांधी दिखाई दिए, न राहुल गांधी, न प्रियंका गांधी, न गांधी परिवार से कोई वहां प्रचार करने के लिए भी दिखा। क्या जो अमेठी की जनता है मिस कर रही थी क्या? बिल्कुल सौरभ, ये समझने वाली बात है कि जो कभी अमेठी का गढ़, कांग्रेस पार्टी का गढ़ कहा जाता था अमेठी, जब यहां से 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनाव मैदान में जो है परास्त किया, उनको हराया और उसके बाद वह जो है संसद तक पहुंची, उसके बाद कहीं ना कहीं ये माना जाए तो जो कांग्रेस का गढ़ है पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। यहाँ पर एक भी विधायक कांग्रेस का नहीं बचा हुआ है। सांसद की तो बात छोड़िए, अगर निकाय की चुनाव की बात की जाए तो जिस तरीके से इस समय जो है निकाय के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो जमीनी स्तर पे वो चुनाव लड़ती है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो चुनाव प्रचार में आए, उसके बाद उन्होंने रोड शो किया। स्मृति ईरानी जो यहाँ की सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो लगी रही रोड शो की। दिनेश लाल यादव निरहुआ जो आजमगढ़ के सांसद हैं वो आकर यहाँ पर जो है जनसभा किए, रोड शो किए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की बात की जाए तो बहुत जमीनी स्तर से चुनाव लड़ती है। वहीं आम आदमी पार्टी इस बार पहली बार अमेठी में चुनाव लड़ रही है और कहीं ना कहीं जो है खासी टक्कर देखते हुए जो है देखी जा रही है। तो यूं कहे कि अब ये देखना जो है यूं कहा जाए कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि कमल खिलता है या साइकिल कितनी रफ्तार से भागती है, या फिर जो है दोनों को साफ कर झाड़ू किनारे लगा देती है। तो अगर अमेठी की जो है समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर 2 नगर पालिका हैं और 2 नगर पंचायत हैं। अगर जो है जो सदर नगर पालिका है उसकी बात की जाए तो लगभग 27,161 मतदाता हैं, जिसमें 13,827 पुरुष और 13,334 जो है महिला है। वहीं जायस नगर पालिका की बात की जाए तो 32,800 के आसपास मतदाता हैं। वहीं पर नगर पंचायत अमेठी की बात की जाए तो 12,379 मतदाता हैं, जिसमें 6,359 पुरुष हैं और 6,020 जो है वो महिला मतदाता हैं। तो यूं कहा जाए तो अगर चारों जो सीटें हैं उस पे अगर ओवरऑल बात की जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी और जो है समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच जो है त्रिकोणी मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं अगर अमेठी नगर पंचायत की बात की जाए ठीक है तो रवि, आपके पास आना चाहूंगा। रवि, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो बताएं सुल्तानपुर का समीकरण क्या है, दर्शकों से थोड़ा साझा करें। सौरभ, आपको बता दें कि सुल्तानपुर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है जहां पर सांसद मेनका गांधी और इसके अलावा यहाँ पर 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। विनोद सिंह जी यहाँ पर हैं सुल्तानपुर से, और इसके अलावा राजेश गौतम कादीपुर विधानसभा से विधायक हैं, और सीताराम वर्मा जी यहाँ की लंबुआ विधानसभा से विधायक हैं, और साथ ही राज प्रसाद उपाध्याय जयसिंहपुर से विधानसभा से विधायक है। अब आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पे 5 विधानसभाएं हैं और 4 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और यहाँ पर सांसद के रूप में यहाँ पे माननीय मेनका गांधी जी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही इस निकाय चुनाव को बड़े ही गंभीर रूप से लेकर चल रही है, और वो
बूथ स्तर तक पर अपना उसने पूरा बना रखा है कि उसने मीटिंगें की। और आज जो भी ये 5 यहाँ पर अगर देखा जाए तो सुल्तानपुर नगर पालिका परिषद को मिला करके 4 नगर पंचायतें हैं यहाँ पर। एक नगर पंचायत कादीपुर है, दूसरी नगर पंचायत दोस्तपुर है और तीसरी लंबुआ और चौथी कोहरीपुर है। अब अगर देखा जाए तो ये सुल्तानपुर में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं, क्योंकि यहाँ पर 1,41,123 मतदाता हैं जो इस बार निकाय चुनाव में जो अपने मतों का प्रयोग करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर पुरुष मतदाता जो है उनकी संख्या 73,766 और महिला जो है यहाँ पर 67,357 महिलाएं जो है ये यहाँ पे महिला मतदाता है। अब आपको बता दें कि जिस तरह से निकाय चुनाव की घोषणा हुई और निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद यहाँ पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही एक वो बना रखा था कि मुझे यहाँ की 5 सीटों पर परचम लहराना है, जिस कड़ी में सबसे पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जिन्होंने यहाँ पे लंबुआ नगर पंचायत में जो नवसृजित यहाँ की नगर पंचायत है वहां पे उन्होंने चुनावी जनसभा की। दूसरी चुनावी जनसभा उन्होंने यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है प्रवीण अग्रवाल जो यहाँ पर 2 बार यहाँ पर लगातार जो है यहाँ पर नगर पालिका के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और तीसरी बार उनको पुनः भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताते हुए यहाँ से उनको टिकट दिया है। जबकि पिछली बार भी यहाँ से सुल्तानपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अजय जायसवाल जो उनकी पत्नी है वो बबीता जायसवाल महिला सीट होने के कारण यहाँ पर थी, लेकिन इस बार प्रत्याशी बदला गया और यहाँ पर जो 2 बार से जो प्रत्याशी थे जो यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके थे प्रवीण अग्रवाल, पार्टी ने उन पर विश्वास जताया और उनको मौका दिया। लेकिन पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और इसी कड़ी में यहाँ पर चूंकि 3 ब्राह्मण जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से डॉक्टर संदीप शुक्ला जी चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से शशांक पांडे जी चुनाव लड़ रहे हैं। और ठीक है सत्येंद्र जी, फाइनल कमेंट आपसे। अयोध्या की बात हो रही है तो कहा जाता हुई है सो जो राम रचि रखा, फाइनल कमेंट आपसे। देखिए बिल्कुल राम रचि रखा तो होगा, हम कहीं ना कहीं राम राज्य की बात कर रहे हैं और इसको बहुत अच्छे से भुनाते हुए जो सीएम साहब ने कहा तो वहां पे रैली कर रहे थे कि भाई आपको जब ये कार सिक्कों पे गोली चलाई गई तो क्या आप उनको वोट देना चाहेंगे जो कार सिक्कों पे गोली चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो राम को इनकैश करने वाली जो बात है वो चलती रहेगी और हम लोग डेफिनेटली, लेकिन 2024 के इलेक्शन में भी जब ये अयोध्या में मंदिर का बिल्कुल। चलिए सत्येंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे दोनों सहयोगी जुड़े थे, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सिटी के सरताज में आज हमने अयोध्या की सियासत के बारे में जाना कि आखिरकार अयोध्या की सियासत क्या कुछ कहती है, किस तरीके से यहां पर सियासी गणित सेट किए गए हैं। 11 तारीख को मतदान होना है, सभी लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें क्योंकि एक दिन आपका होता है, 5 साल भले से जनप्रतिनिधि का होता है, लेकिन एक दिन जो आपका होता है सबसे महत्वपूर्ण दिन वही होता है। वोट से करे चोट। सिटी का सरताज कौन में इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।